इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तरफ से जो है भर्तियां निकाली गई हैं। परमानेंट और स्थायी पद है जिसके लिए अलावा छत्तीसगढ़ की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और सीधी जो है भर्तियां की जाए। कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक जो है आप इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। आरआरबी यानी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसके द्वारा पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए आपकी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसका विस्तृत नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कंप्लीट जानकारी देखेंगे, जिसमें आपकी फॉर्म फिलअप की स्टार्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कितनी पोस्ट रहेंगी और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनवाना है, स्टेट का आप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, इस सभी कंप्लीट जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये नोटिफिकेशन आपके दोनों भाषा में जारी किया गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अभी हम आपको हिंदी में दिखा रहे हैं, लेकिन आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना भी इस नोटिफिकेशन को, तो वो भी पूरी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपकी फॉर्म फिलअप की स्टार्ट डेट आपकी 17 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी आपकी लास्ट डेट क्या है 16/9 यानी 16 सितंबर आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ध्यान से देखते जाइए। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार यानी आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो इसमें आप 17/9 से 26/9 तक आप 17 सितंबर से 26 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म फिलअप को सुधार कर पाएंगे। ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर आपको आयु दी गई है और यहाँ पर आपकी पे स्केल दिया गया है और लेवल दिया गया है। अब चलिए इसकी और आरआरबी में जो रिक्तियाँ हैं, वैकेंसी हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस जोन में कितनी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। अब चलिए इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी को देख लेते हैं। ऑनलाइन ध्यान से देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीवीएन की जानकारी अच्छी तरह से पढ़ लें। आप पूरी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कीजिए। अब इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर आप देखिए। इस अधिसूचना पद के द्वारा आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को खुद को संतुष्ट करना चाहिए, आप देख सकते हैं। और CEN है जो आपकी लास्ट डेट है आपकी, इस डेट तक आपकी अंतिम रूप से आपके पास जो आप शिक्षण योग्यता है आपके पास वो कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप रनिंग में हैं या फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और चलिए पहले इसकी पोस्ट को और अन्य जानकारी को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी और देख लीजिए। यहाँ पर आपकी आयु के बारे में देखेंगे, कहाँ से कितनी काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर डेट दी गई है मिनिमम आपकी, और यहाँ पर अपर एज लिमिट दी गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो इसको आपको देख लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड-19 के कारण आपको यहाँ पर आप जब एग्जाम में भाग ले रहे थे तो सभी के लिए आपको अलग से 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। साथ ही जो कैटेगरी है उनके अनुसार आपको अलग से यहाँ पर छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपकी फीस, तो आप देख सकते हैं कि सभी उम्मीदवारों के लिए जो यहाँ पर आपको दी गई है श्रेणी, 500 रुपये का आपको शुल्क यहाँ पर भुगतान करना होगा और 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। और जो अन्य श्रेणी है आपकी, जैसे आप अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए 250 रुपये का आपको यहाँ पर लगेगा और 250 रुपये आप इसे वापस कर दिया जाएगा। जब आप एग्जाम CBT में शामिल होंगे तभी आपका यहाँ पर ये वापस किया जाएगा, अन्यथा वापस नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आप एग्जाम का पैटर्न समझिए। तो सिंगल स्टेज CBT के लिए प्रश्न पत्र आपके 100 प्रश्नों का रहेगा, जिसमें आपके लिए 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए आपको 120 मिनट का यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 4 विकल्पों में रहेंगे, जिसमें केवल एक ही सही उत्तर रहेगा। तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, ट्रेड से संबंध जो आप ट्रेड से फॉर्म फिल कर रहे हैं जिस ट्रेड है उसके आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे 70 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, जिसमें आपकी सामान्य मैथमेटिक्स, सामान्य बुद्धि और तर्क आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। सामान्य विज्ञान रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल आपका 100 प्रश्न यहाँ पर 100 नंबर रहेंगे। और 1.1/3 की आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इसको आपको देख लेना है। अब चलिए इसकी पोस्ट और अन्य जानकारी को देख लेते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे, यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई है और यहाँ पर आपकी आयु दी गई है और यहाँ पर आपकी न्यूनतम शिक्षण योग्यता दी गई। तो इसको आपको देखते जाना है।
जैसे आपकी कार्डियो टेक्नीशियन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जैसे हायर सेकेंडरी मांगी गई इन साइंस में, और सब्जेक्ट एक सर्टिफिकेट आपका मांगा गया किसमें, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी या लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टेड EGC। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे आपके नेक्स्ट क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है क्लिनिकल में। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखते जाइए। जैसे EGC टेक्नीशियन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फील्ड असिस्टेंट है, तो यहाँ पर आपकी 10+2 मांगी गई है सिंपल, जिसमें आपकी साइंस होना चाहिए, जिसमें आपकी बायोलॉजी या केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए। इसी प्रकार की आपकी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की है, तो जिसमें आपकी यहाँ पर BSc मांगी गई है, केमिस्ट्री में एक मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और ऑप्शनल में आपकी ब्रांच केमिस्ट्री बाय अंडरटेकिंग कोर्स प्लस 1 साल का आपका हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यदि नहीं तो आप NHE वाला कोई है तो इसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको सभी पोस्टों को अच्छी तरह से देखते जाना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फार्मासिस्ट की आपको यहाँ पर एंट्री ग्रेड, तो 10+2 आपके पास होना चाहिए। साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी का होना चाहिए, और फार्मासिस्ट जो स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या बैचलर डिग्री आपके पास फार्मेसी यानी B फार्मा की डिग्री है तो आपके पास, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको फार्मासिस्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन, तो अन्य प्रकार की यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दी गई, तो इनको आपको पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर एक पोस्ट और है आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे 10+2 आपकी साइंस के साथ मांगी गई है। साथ ही आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए किसमें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। इसी प्रकार से आपको इन सभी को देखते जाना है। अब यहाँ पर आपकी अलग अलग RRB कुछ जोन में कितनी है, तो इस अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है, तो इनको आप देख लीजिए। यहाँ पर सभी RRB में दी गई है, बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसके पास योग्यता होगी वही यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएगा। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबका विस्तृत सिलेबस दिया गया है, तो यहाँ पर आप सबका सिलेबस देखेंगे, पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, तो इनको आप देखते जाइए। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से इसको बारीकी से पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैथमेटिक्स में क्या रहेगा, ये आप देख सकते हैं। समान बुद्धि और तर्क में क्या रहेगा, समान जागरूकता में आपका क्या रहेगा, और समान विज्ञान आपका क्या रहेगा। तो इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस में आपकी बायोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सभी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें शामिल रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। ये सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट के लिए, तो वो आप यहाँ पर समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट है इसके फॉर्मेट दिए गए हैं, आप ध्यान से समझिए। ये हिंदी में दिया गया है, आप चाहें तो हिंदी में भी बनवा सकते हैं, और इंग्लिश का नोटिफिकेशन है उसमें इंग्लिश का भी दिया गया है, तो आप चाहें तो इंग्लिश में बनवा सकते हैं। दोनों वैलिड है, ये अनवैलिड वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे SC/ST का था, यहाँ पर OBC नॉन क्रीमिलियर का है, ये आपका फुल नॉन क्रीमिलियर का है, इसको आप देख सकते हैं। और ये घोषणा पत्र है, तो इसको भी प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा DB के टाइम, ये इसकी ज़रूरत उस टाइम पड़ेगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको आपको बनवा लेना है। और यहाँ पर और जो यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पर EWS के लिए है, ये EBC है, जो EWS है वो अलग है और ये EBC अलग है, सिर्फ आपको फीस में छूट दी जाएगी इसको। तो इसको आपको यदि आप पात्र है तो इसको आप बनवा लेंगे। अब चलिए यहाँ पर आप देखेंगे जैसे और दिव्यांग के लिए है, तो इन फॉर्मेट को आप देख सकते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है उसको आप देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए, OBC के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जाति यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर वह क्रीमी लेयर में नहीं आता है, और DB के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल OBC नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप जो भी आपको बताया है उसी फॉर्मेट में आपको प्रस्तुत नहीं ले जाना होगा। और जो आवेदन जमा करने की, ध्यान से देखिए, अंतिम तिथि के अनुसार वैध है, यानी जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की उस तिथि का आपके पास होना चाहिए। यदि उस तिथि के बाद का आपका इशू है तो वो वैलिड नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। और एक घोषणा पत्र जो भी आपको डिक्लेरेशन बताया था ये आपको प्रस्तुत करना होगा DB के टाइम, जिसमें कहा गया है कि वे क्रीमी लेयर में नहीं आती हैं और ये UR उम्मीदवार के लिए भी माना जाए। इस पर अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण इस CN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समुदाय यानी कम्युनिटी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है की स्थिति में केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। यदि इसके बाद स्थिति में किसी की भी बदलाव और विचार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आपको EWS के बारे में दिया गया है, इसी प्रकार से आपको EWS के बारे में, इनको आपको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर कौन कौन बना सकता है तो इसको आप देख सकते हैं, इनमें से आप किसी के द्वारा भी बनवा सकते हैं। चलिए पहले इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन में दिखा देती है सेम। तो ये आपका इंग्लिश का नोटिफिकेशन है, इसमें भी सेम फॉर्मेट है। आप इसमें इंग्लिश में देखेंगे फॉर्मेट आपका सबका सेम है, तो ये आप चाहे तो इंग्लिश में बनवा सकते हैं या हिंदी में बनवा सकते हैं। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST के लिए है,
ये आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। इसी प्रकार से सभी का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया। अब बहुत से स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये होता है कि जो ये फॉर्मेट है क्या आपको यही फॉर्मेट लेके जाना है बनवाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट का एसएससी का होगा, कुछ ने आपका बैंक के लिए बनवाया होगा, किसी ने यूपीएससी के लिए बनवाया होगा, सीडीएस का फॉर्म फिल किया, किसी ने अन्य सेंट्रल की जॉब के लिए फॉर्म जो जाति प्रमाण पत्र है भी आपने बनवाया होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जो आपके फॉर्मेट होते हैं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब आती हैं सबका ये फॉर्मेट सेम होता है। ये वाला फॉर्मेट आपका सबका सेम होता है, तो ये आपका चेंज नहीं होता है। और आपने कहीं से भी जरूरी नहीं है कि इसी नोटिफिकेशन को निकाल के आपको फॉर्मेट बनवाना है। आप एसएससी के नोटिफिकेशन को यूज कर सकते हैं, आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन को यूज कर सकते हैं, आप बैंक की या सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी आती है सब में नोटिफिकेशन दिया रहता है, तो सबका फॉर्मेट सेम होता है। तो आप किसी के भी फॉर्मेट में यदि आपने बनवा लिया है तो आपको परेशान नहीं होना। और एक बात का और ध्यान दीजिए, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है केंद्र वाला। आपका एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल के बाद का आपका जो बना है तो अगले अप्रैल तक आपका ये वैलिड रहेगा। संविदा नियुक्ति धारा आपका भर्ती ले आएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स में एलिजिबल रहेंगे वो राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट पंजी के डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। और अगर आपको स्पीड पोस्ट पंजी के डाक के माध्यम से अगर आपको नहीं भेजना है तो dinkar.ambikapur@igkv.ac.in ये मेल आईडी, इस मेल आईडी के माध्यम से आप 20 अगस्त 2024 के पहले तक आवेदन कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पंजी के डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेल के थ्रू भी अपना डॉक्यूमेंट इसमें भेज सकते हैं 20 अगस्त 2024 के पहले तक। अन्य कोई माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं कौन सी वैकेंसी है। वैकेंसी का नाम है आपका एग्रोमेंट ऑब्जर्वर के लिए, संविदा आधार पर रहेगा, 18,000 सैलरी रहेगा। जनरल में एक वैकेंसी है, ST SC OBC कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल देखते हैं। क्वालिफिकेशन रहेगा इसके लिए आपको कृषि विश्वविद्यालय से BSc जिसमें कृषि उद्यानिकी कृषि बायोटेक्नोलॉजी इसमें से कोई एक होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका BTech होना चाहिए, वो कृषि अभियांत्रिकी में होना चाहिए न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ। स्नातक की उपाधि रखा गया। अगर ये भी नहीं है तो आपको BSc न्यूनतम 55% अंक के साथ आपको द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि रखा गया है और कंप्यूटर ऑपरेशन का बुनियादी ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही। जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।